हाय एवरीवन। आज हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था कि सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि किस किस जगह अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, लिख लेते हैं हम। द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्या करता है कि आइटम को बनाता है और कंज्यूमर यूज करता है। तो ऐसा कंडीशन आ सकता है कि प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है और जहां रख रहा है उसी जगह से कंज्यूमर यूज कर रहा है। ठीक ना, तो देखिए अगर हम इसको कोडिंग की भाषा में या सिस्टम की भाषा में देखें तो क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास से एक बफर है, बफर बफर मतलब एक, समझ लीजिए रिसोर्स हमारे पास है, एक रिसोर्स हमारे पास है, उसको प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा है और कंज्यूमर भी यूज कर रहा है। मतलब कि देखिए अभी आप समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, एकाएक आप नहीं समझ पाओगे। अगर ये मान लीजिए आपके पास बफर है, ठीक ना, और इस बफर की साइज आपकी, अगर आप 9 ले लीजिए, ठीक ना, और ये बफर ऐसा है कि इस बफर में एक डिब्बा समझो आप, इस डिब्बा ही है मान लो, कि प्रोड्यूसर सामान बना बना के इसमें रख रहा है और कंज्यूमर उसमें से निकाल रहा है। ठीक ना, ठीक, और इसका साइज आपका 9 है, और आपके पास इसमें दो तीन वेरिएबल्स। इन आपका एक वेरिएबल है, इन आपका क्या है, वेरिएबल है। ये इन बताता है कि आपका नेक्स्ट स्लॉट क्या खाली है। किसको बताता है, प्रोड्यूसर को बताता है। मान लीजिए अगर इस साइड आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इस साइड आपका प्रोड्यूसर है और दूसरी साइड आपका कंज्यूमर है। ठीक ना, कंज्यूमर क्या कर रहा है, सामान को यूटिलाइज कर रहा है, और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सामान को बना रहा है फिर इस बफर में रख रहा है। तो जो आपका इन वेरिएबल होता है ना, वो बताता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्लॉट जो कौन सा नेक्स्ट स्लॉट आपका खाली है। ठीक ना, तो अब देखिए अगर इसमें पहले से कुछ आइटम रखे गए हैं, पहले से कुछ आइटम रखे गए, तो नेक्स्ट स्लॉट कौन सा खाली है, स्लॉट नंबर 3 खाली है। ठीक ना, इन एक वेरिएबल है जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। इन किसका है, प्रोड्यूसर का वेरिएबल है। और कंज्यूमर का मान लीजिए अगर आउट वेरिएबल आपका दिया गया, आउट वेरिएबल। ठीक, तो आउट वेरिएबल क्या करता है, इसमें वो बताता है कि किस जगह से आपको सामान निकालना है। समझो, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सामान ला रहा है, यहाँ से अंदर रख रहा है, और कंज्यूमर यहाँ से सामान निकाल रहा है। तो प्रोड्यूसर को क्या पता रहना चाहिए, किस जगह सामान रखना है, तो 3 इसको पता है, 3 पे सामान रखना है। और कंज्यूमर को क्या पता रहना चाहिए, कहाँ से सामान निकालना है, तो 0 से सामान निकालना है। ठीक ना, अभी तक देखो, अभी तक आप अगर कुछ ना समझे हो तो धीरे धीरे आगे समझ जाओ। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप समझ भी रहे होगे। देखो, तो देखो, और हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, एक और वेरिएबल आपका काउंट वेरिएबल। काउंट वेरिएबल, काउंट वेरिएबल क्या बताता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने आइटम बफर में प्रेजेंट है। हम इसकी क्या बोलते हैं, इसको समझने के लिए पहले इसका हम रूपरेखा बना रहे हैं, उसके बाद आप इसको समझोगे। ठीक ना, देखो फिर समझो, प्रोड्यूसर आपका है जो चीजों को प्रोड्यूस करेगा और बफर में रखेगा। कंज्यूमर आपका है जो चीजों को निकालता रहेगा। ठीक ना, जो इन वेरिएबल है प्रोड्यूसर का वेरिएबल है, प्रोड्यूसर का खुद का वेरिएबल है जिसको पता रहता है किस जगह सामान रखना है। जो आउट वेरिएबल है कंज्यूमर का वेरिएबल है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको पता रहता है किस जगह से सामान निकालना है। तो यहाँ कंज्यूमर को 0 से सामान निकालना है तो 0 आपका इसमें है, और प्रोड्यूसर को आपको 3 में रखना है तो 3 यहाँ पे है। ठीक ना, अब आप समझ चुके होंगे। अब देखिए बफर क्या है, बफर एक डिब्बा मान लो, या फिर अगर सिस्टम के रूप में देखें तो एक एरे है जहां प्रोड्यूसर सामान रख रहा है और कंज्यूमर आपका निकाल रहा है। आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसके लिए हमें कुछ कोड्स लिखने पड़ेंगे, जिस कोड के थ्रू हम अपना सिंक्रोनाइजेशन को बनाएंगे। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से बताइए, बात बताइएगा कि जो बफर है, बफर आपका है, बफर वो आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज कर रहा है। ठीक ना, और जो काउंट वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल, ये भी आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों यूज कर रहा है। ठीक ना, ध्यान समझिए, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जो बफर है
वो भी आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूज कर रहा है, और काउंट वेरिएबल दोनों आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूज कर रहा है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास शेयर्ड चीजें आ गई। शेयर्ड चीजें मतलब बफर और काउंट वेरिएबल को प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों यूज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज कर रहे हैं, इसका मतलब शेयर्ड रिसोर्स आ गया। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, शेयर्ड रिसोर्स आपके पास आ गया। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब शेयर्ड रिसोर्स आ गया। और जहां शेयर्ड रिसोर्स होता है, जहां पर शेयर्ड रिसोर्स होता है वहां पे आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस हो जाता है। कौन सा प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक ना, जहां पे आपका शेयर्ड रिसोर्स आ गया वहां पे आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस आ गया। और कोऑपरेटिव प्रोसेस होने के बाद नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस है तो आपको सिंक्रोनाइजेशन की नीड पड़ जाती है। आई थिंक आप समझ चुके हैं क्यों यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की नीड है। ठीक ना, क्योंकि सेम बफर और काउंट वेरिएबल दोनों के द्वारा यूज हो रहा है। अगर दोनों को द्वारा यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास शेयर्ड लोकेशन हो गए या फिर शेयर्ड रिसोर्स हो गए, जिसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड पड़ेगी। जो आपका इन वेरिएबल था प्रोड्यूसर का था, आउट वेरिएबल किसका था, कंज्यूमर का था। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए। लेकिन बफर और काउंट वेरिएबल आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड पड़ेगी। ठीक ना, आई थिंक आप यहाँ समझ चुके होंगे कि सिग्नेशन क्या होता है। ठीक ना, आप देखिए अब यहाँ पे हम जो अब जितना वेरिएबल लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, जिससे आपको बाद में सही रहेगा दोबारा पढ़ने में। ठीक ना, उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए हम कोड लिखेंगे, फिर उस कोड में डिबगिंग करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमने अभी तक जितना चीज पढ़ा उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक ना, तो जो आपका इन क्या है, इन क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक, it is a it is a variable, it is a variable used by producer, used by producer to identify next empty slot, next empty slot in the buffer। ठीक ना, ये इन जो वेरिएबल होता है प्रोड्यूसर का वेरिएबल होता है जो बताता है कि नेक्स्ट empty slot कहाँ पे। उसके बाद हमने क्या बात किया था, उसके बाद हमने बात किया था आउट वेरिएबल का। it is it is variable, it is a variable used by consumer to know from where to take आइटम। मतलब इसको ये बताता है कि आपको आइटम कहाँ से उठाना है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इन और आउट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक ना, अब देखिए अब इसके बाद हम शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड रिसोर्स की बात कर लेते हैं। जो आपके दो शेयर्ड रिसोर्स थे, पहला क्या था, काउंट। काउंट ये क्या है, इट इज ए वेरिएबल यूज्ड बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू नो नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन दी बफर। आई थिंक आप समझ लोगे। अब यहाँ देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आपका यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लिख लीजिए, इसका मतलब ये क्या है आपका शेयर्ड रिसोर्स है। और शेयर्ड रिसोर्स मतलब आपको सिंक्रोनाइजेशन की नीड पड़ेगी। ठीक ना, आप देखिए बफर तो समझ रहे हैं आप, बफर क्या है, बफर क्या है, एक एरे मान लीजिए। इस समय एरे है जिसमें आप प्रोड्यूसर आइटम को पुश कर रहा है और कंज्यूमर आइटम को निकाल रहा है। ठीक ना, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि इन वेरिएबल क्या है, आउट वेरिएबल क्या है, काउंट क्या है, बफर क्या है, और प्रोड्यूसर क्या काम कर रहा है, कंज्यूमर क्या काम कर रहा है, सारी चीजें कैसे काम हो रही हैं, आप यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक ना, अब इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर कैसे होता है। आपने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम, अगर शेयर रिसोर्स है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम होगा कैसे, इसको चलिए हम आगे देखते हैं।
ठीक ना। इससे पहले आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए कोड लिखना पड़ेगा, जो जल्दी जल्दी हम इसके कोड को लिख देते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। इंट काउंट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। वाइड प्रोड्यूसर वाइड। हमने पूरा कोड लिख लिया, और अब इस कोड में हम डिबग करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल है ना, काउंट वेरिएबल दोनों के द्वारा जो यूज हो रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम अकर कर सकता है, इसीलिए हम इसको समझेंगे और इसके ब्रीफ में चलेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस जगह प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया इसके बारे में, जो इंट्रो होता है सब कुछ देख लिया। अब आपका मेन जो इसका पोर्शन है बाकी है, प्रॉब्लम कैसे अकर होता है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल बनाया है। काउंट वेरिएबल इसलिए बनाया है, और एक ग्लोबल है, ये क्या है, ग्लोबल है। और जो वेरिएबल ग्लोबल होता है सभी फंक्शन के द्वारा यूज हो सकता है, तो ये वेरिएबल जो काउंट है ये आपका ग्लोबल है, मतलब इसको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद हमने एक प्रोड्यूसर का एक फंक्शन बनाया है, जिसमें आप देख रहे होंगे आइटम पी, मतलब इस आइटम के थ्रू, ये जो आइटम पी लिखा है इसके थ्रू प्रोड्यूसर आइटम को बफर में रखेगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे आपका वाइल, वाइल ट्रू का मतलब जैसे आपने शेड्यूल किया और ये शेड्यूलिंग चलने लगी, प्रोसेस आपका रन होने लगा, ठीक, इसके लिए वाइल ट्रू लिखा गया। उसके बाद आपके पास एक वाइल ट्रू काउंट इक्वल टू एन लिखा है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या, मतलब वाइल काउंट, वाइल के बाद सेमी कॉलन, ऐसा आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा हो तो यहाँ समझ जाइए, सी प्रोग्रामिंग में होती है। अगर वाइल आपका दिया गया है और इसके अंदर कोई कंडीशन लिखा गया है और इसके बाद सेमी कॉलन है, तो हमेशा रन होगा, मतलब एक लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, मतलब हमेशा रन होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा रन होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से समझिए, आप ध्यान से ध्यान दीजिए। काउंट इक्वल टू एन, काउंट इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या है, आपका बफर इस समय फुल है, बफर क्या है, फुल है। अगर काउंट इक्वल टू एन है, बफर फुल है, तो बफर फुल होने पे क्या प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा? ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए यहाँ पे, अगर अगर आपका बफर फुल होने पे प्रोड्यूसर कोई काम कर पाएगा? प्रोड्यूसर काम नहीं कर पाएगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसके बाद ये कंडीशन, मतलब ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ये जो प्रोग्राम है आगे रन हो ही नहीं पाएगा। यही कंडीशन आपका रन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि आपका बफर फुल है तो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक। और जैसे जैसे इसको पता चला, जैसे इसको पता चला काउंट की वैल्यू एन के बराबर नहीं है, काउंट की वैल्यू एन के बराबर नहीं है, मीन्स बफर खाली है, बफर खाली के बाद आगे जाएगा, और आगे आपका जो इन वैल्यू था ना, इन वेरिएबल था, हमने बताया था यहाँ पे कि इन वेरिएबल वही एड्रेस रखता है जहां पे कोई वैल्यू अंदर डालना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट, मतलब यहाँ पे 3 पे आपको वैल्यू इन करनी थी,
तो यहीं पे वैल्यू इन करनी थी तो वही, और इन पोजीशन पे टेम्प का जो वैल्यू है उसको पुश कर देगा, फिर इन की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू रख दिया है तो आगे रखने के लिए आगे रखने के लिए हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ मॉड का यूज किया है, मॉड एन, एन जो है आपका बफर का साइज है, आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ मॉड का यूज क्यों किया, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर बाई चांस 8 पे वैल्यू फुल हो जाती है, 8 पे वैल्यू फुल आती है और यहाँ से आपका x की वैल्यू को कंज्यूमर निकाल लेता है, तो x खाली है ना, तो दोबारा जीरो पे जाने के लिए हम मॉड का यूज करते हैं। एक साइकिल में चलने के लिए, मतलब इसके लिए, एक साइकिल में चलने के लिए जो पूरा आपका दिया गया है टेबल, इसको साइकिल में चलाने के लिए हम मॉड का यूज करते हैं। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमने मॉड का यूज बता दिया, उसके बाद जैसे ही प्रोड्यूसर कुछ रखा, जैसे ही प्रोड्यूसर बफर में कुछ रखा, उसे काउंट की वैल्यू एक बढ़ानी पड़ेगी, काउंट की वैल्यू एक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक आइटम इन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप वाइल वाला समझ नहीं रहे हो तो आप समझिए कि ऐसा कंडीशन होता है और ऐसा वाइल लूप होता है, सी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि अगर वाइल के अंदर कोई कंडीशन है और उसके बाद सेमी कॉलन है तो हमेशा रन होता रहेगा, रन होता रहेगा, ट्रू हो गया और रन होता रहेगा, उसके आगे प्रोसेस जाएगा ही नहीं, मतलब उसके आगे जो प्रोग्राम लिखा गया है उसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन रन ही नहीं होंगे, यहीं पे गोल गोल घूमता रहेगा। और जैसे काउंट की वैल्यू एन के बराबर नहीं हुई, मतलब कंज्यूमर ने कुछ निकाल दिया, तो यहाँ पे बफर में रखने के लिए आपके पास रास्ता खुल गया, तो बफर में वैल्यू क्या करेगा, रख लेगा। एकदम बिल्कुल आसान कोड है, आई थिंक आप इस कोड को एकदम समझ गए होंगे। ठीक ना। अब देखिए जो आपका एक काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन दिया गया है ना, इस सिस्टम में 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन से रन होता है, 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन से रन होता है। इसका मतलब क्या है, आप सीओए में पढ़े होंगे कि कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है। कौन से इंस्ट्रक्शन होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ठीक ना, ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है। ठीक ना। अब देखिए तो सबसे पहले देखो, जो काउंट का जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन पे, उसको किसी रजिस्टर में लोड किया गया। ठीक ना, लोड किया गया। उस रजिस्टर में लोड करने के बाद उस रजिस्टर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से उस रजिस्टर की वैल्यू को उसी लोकेशन पे रख दिया। इसका मतलब काउंट की वैल्यू एक बढ़ गया। यही जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है ना, इसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन में दिक्कत होने के कारण प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हो जाती है। आगे अभी हम देखेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ हो रहा है। अभी आप कोड समझ जाइए कि कोड कैसे रन हो रहा है। ठीक ना। अब देखिए, अब आपके पास आता है कंज्यूमर का कोड। कंज्यूमर का कोड क्या है, कंज्यूमर ने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिस वेरिएबल के थ्रू वो आइटम को बफर से निकालेगा। और वाइल ट्रू का मतलब क्या हुआ, आपका शेड्यूलिंग शुरू हो गया, मतलब जैसे प्रोसेस गया सीपीयू में, ये रन होना शुरू हो गया। अब यहाँ से फिर से एक लाइन आई आपके पास, वाइल काउंट इक्वल टू जीरो, वाइल काउंट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बफर में कोई आइटम नहीं है, बफर में कोई आइटम नहीं है, ध्यान से सुनिए भाई, अगर बफर में कोई आइटम नहीं है तो क्या ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर कुछ निकाल पाएगा, कुछ निकाल ही नहीं पाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो कुछ निकाल नहीं पाएगा। इसका मतलब ए कंडीशन ट्रू हो गया, और ट्रू होने के बाद ये वाइल लूप यहीं रन होता रहेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। और जैसे ही काउंट की वैल्यू कुछ बढ़ी, कंज्यूमर जान गया कि इसके पास कुछ है, तो तुरंत जाके निकाल देगा। ठीक ना। और जब तक इसके पास कोई आइटम नहीं रहेगा, अकाउंट की वैल्यू जीरो रहेगी, ये वाइल लूप चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे कोड बढ़ेगा नहीं। ठीक ना। और जैसे इसके पास कोई काउंट की वैल्यू बढ़ी और इसमें कोई मतलब आइटम आ गया, तुरंत कंज्यूमर उसको क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक, निकालने के लिए क्या करेगा, अपने आइटम सी में आउट, आउट मतलब हमने पढ़ा था ना, आउट वेरिएबल वो होता है जहां से कंज्यूमर किसी आइटम को निकालता है, तो बफर में आउट प्लेस से आइटम सी रखेगा और उसे आपको भेज देगा। ठीक, उसे निकाल देगा। ठीक, और निकालने के बाद आउट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। ठीक ना, आउट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा कि हमने इस बार यहां से निकाला है, अब उसके एक नीचे से निकालना है। ठीक, देखो जैसे यहां समझो, जैसे अगर x को निकाल देगा तो अब उसके बाद 1 से निकालना रहेगा ना, इसीलिए आउट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। ठीक, अब देखिए
उसके बाद हमने मॉड को समझा दिया कि हमने मॉड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आपको बफर को एक साइक्लिक ऑर्डर में यूज करना होता है, इसीलिए हम मॉड का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे मेन लाइन तो यही है भाई, काउंट वाली लाइन है ना, यही तो शेयर्ड रिसोर्स है, इसी के कारण प्रॉब्लम होती है। अभी हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे अकर होता है। अगर आप चीजों को धीरे धीरे समझेंगे तो समझ जाएंगे। अगर डायरेक्ट हम काउंट वेरिएबल पहुंच जाते हैं, काउंट वेरिएबल ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप कैसे समझते भाई? पूरा प्रोसेस आप समझते ही नहीं, तो कैसे समझते? इसीलिए हम धीरे धीरे आपको आसानी से समझा रहे हैं। काउंट वेरिएबल जो है ना, ये कैसे हो रहा है? सबसे पहले मेमोरी लोकेशन से उसको किसी रजिस्टर में लोड किया जाता है, फिर लोड करने के बाद उस रजिस्टर में एक वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाता है। डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से उसको मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, फिर स्टोर कर दिया जाता है। यही काउंट का काम होता है। और यहाँ पे काउंट की एक वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब अगर कंज्यूमर कोई आइटम एक निकाल देगा तो काउंट की वैल्यू डिक्रीज होनी है, इसीलिए हमने डिक्रीज किया। ठीक है ना? और आप यहाँ समझ चुके होंगे, इसमें देखो दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस ऐसे हैं आपके, दो कंडीशन आपके ऐसे हैं कि अगर, ध्यान समझिए, अगर पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, अगर आपका बफर बफर फुल है, बफर फुल है, बफर फुल है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कांट प्रोड्यूस एनी आइटम, कांट, पहला रूल ये समझ जाओ भैया, ध्यान से समझो यार, ध्यान से आप ही समझो। अगर बफर फुल है तो प्रोड्यूसर कुछ और आइटम रख पाएगा? रख ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, बफर आपका नल है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, तो कंज्यूमर कुछ निकाल ही नहीं पाएगा। समझ गया ना बफर फुल और नल कंडीशन कैसे होती है? ठीक, अब देखिए, हमने सब कुछ देख लिया इस कोड को। आई थिंक आप इस कोड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक, अब देखिए, अब आप ये समझो कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। अब हमको पहले थोड़ा हिंट दे दे रहा है। देखिए, प्रॉब्लम आपका काउंट वाले स्टेटमेंट में होती है, जिसको अभी हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे। दोनों काउंट वाले स्टेटमेंट से प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है। ठीक ना? तो चलिए, आप सब कुछ आपने समझ लिया कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। चलिए आप एनालिसिस कर लेते हैं इसका, और आप यही एनालिसिस के बाद आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एनालिसिस हम कर लेते हैं।